अब इसके ना इन लोगों ने सारे इंडिविजुअली बताए हुए हैं पैरालिटिक में। जब थर्ड क्रेनियल नर्व पैल्सी होता है तो क्या होता है, फोर्थ होता है तो क्या होता है, सिक्स होता है तो क्या होता है। ये इसमें सब कुछ सेम है, जो हम लोगों ने जनरल चीज़ें की है ना वही सब कुछ है, बस कुछ बातें नहीं हैं, ठीक है। अब एक बात तो न्यू बात ये है कि जो थर्ड क्रेनियल नर्व है ना, उसका सबसे पहले तो हमने ये एनाटॉमी में क्या था, इसका न्यूक्लियस जो होता है ना वो मिड ब्रेन में होता है। अब इसके ना थर्ड क्रेनियल नर्व पैल्सी डिवाइडेड होता है 5, क्लासीफाई होता है 5 कैटेगरी में। एक होता है पार्शियल थर्ड नर्व पैल्सी, फिर कंप्लीट थर्ड नर्व पैल्सी, फिर प्यूपल इन्वॉल्विंग थर्ड नर्व पैल्सी, फिर प्यूपल स्पेयरिंग थर्ड नर्व पैल्सी, और फिर डिविजनल थर्ड नर्व पैल्सी। और ये आप सारे नाम से ही बता सकते हैं कि ये क्या है। कॉजेज़ वही सारी जो पीछे अभी हमने पैरालिटिक स्क्विंट में जनरल रीजंस की थी ना, वही सब कुछ है। बस इसमें ये याद रखें कि इसमें कुछ कॉमन चीज़ों की वजह से थर्ड नर्व पैल्सी हो सकती है। उसमें आ जाता है एन्यूरिज्म, वैस्कुलर इस्कीमिया और सब एरेक्नोइड हेमरेज। ये ज़रा कॉमन रीजंस है जिससे हो सकता है। ये भी एक्स्ट्रा बात है, वरना ये कॉजेज़ आए तो आप सारे वही वाले लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो सब टाइप्स है ना, उसकी बस थोड़ी सी हमें इंफॉर्मेशन करनी है। अब पार्शियल वाले थर्ड नर्व पैल्सी में क्या हो रहा होता है, अच्छा पार्शियल और कंप्लीट दोनों में सेम चीज़ हो रही होती हैं, ठीक है। डिफरेंस बस एक है, वो मैं अभी बताती हूँ। दोनों में हमें जो है टोसिस मिलेगी, ठीक है। दोनों में हमारी वो लिमिटेशन होगी एडक्शन में। अच्छा थर्ड नर्व जिसको जिन भी मसल्स को सप्लाई करती है ना, सुपीरियर रेक्टस को करती है इसलिए अपवर्ड मोशन नहीं होगी, इन्फीरियर रेक्टस को करती है तो डाउनवर्ड नहीं होगी, मीडियल रेक्टस को करती है तो एडक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो ये सारे मूवमेंट्स लिमिटेड होंगे, पार्शियल टोसिस होगा। प्यूपल जो है ना वो डायलेटेड होगा और उसमें रिएक्टिव टू लाइट नहीं होगा उसकी डायलेशन की वजह से, ठीक है। अब कंप्लीट वाले में भी बिल्कुल यही चीज़ें थी सेम। डिफरेंस बस ये है कि क्योंकि पार्शियल वाले में पार्शियल टोसिस हो रही है ना, इस वजह से डिप्लोपिया हो रहा है पेशेंट को। ये जैसे ये देखें, इसकी टोसिस पार्शियल हो रही है तो इस पेशेंट को डिप्लोपिया हो रहा है। कंप्लीट वाले में कंप्लीट टोसिस हो रही होती है। अब कंप्लीट टोसिस होगी तो आंख तो कम्प्लीटली बंद होगी, एक ही आंख से पेशेंट देख रहा है तो डिप्लोपिया नहीं होता। सिर्फ ये डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है। अब प्यूपल इन्वॉल्विंग और प्यूपल स्पेयरिंग। अब इसमें एक बात बस याद रखनी है कि जब कोई ऐसी लीजन हो जो कि वैस्कुलर लीजन है, अब जैसे वैस्कुलर में अभी हमने क्या किया था, इस्कीमिया हो सकता है डायबिटीज़ की वजह से, हाइपरटेंशन की वजह से, कोई हेमरेज हो सकता है, इस तरह के कोई वैस्कुलर लीजन होगा ना तो प्यूपल स्पेयर हो जाएगा, प्यूपल इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई इस तरह की लीजन है जो कि कंप्रेसिव लीजन है, जैसे कोई ट्यूमर आ गया या फिर कोई वो क्या कहते हैं एन्यूरिज्म होगी जिसकी वजह से कंप्रेस हो रहा है नर्व, तो क्या होगा कि प्यूपल इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बस इसकी ये डिफरेंस है दोनों में। फिर डिविजनल थर्ड नर्व पैल्सी में क्या होता है कि जो थर्ड नर्व होती है ना उसकी डिवीजन वो डिवाइडेड होती है इंटू सुपीरियर एंड इन्फीरियर डिवीजन होती है थर्ड नर्व की। जब कोई भी एक पार्ट इन्वॉल्व होगा ना, या तो सुपीरियर या तो इन्फीरियर, उसको हम बोलते हैं डिविजनल थर्ड नर्व पैल्सी। अब वो किस में होता है, कवेर्नस साइनस की जब लीजन होती है उसमें, या फिर जब ऑर्बिट की लीजन होती है ना उसमें। इन दो केसेस में ये वाला टाइप हो जाता है। ये थोड़ा अनकॉमन है लेकिन हो सकता है। बस ये थर्ड नर्व में करना था। फिर फोर्थ नर्व में सब कुछ बिल्कुल अच्छा, बाकी उसमें पीछे थर्ड नर्व में भी ट्रीटमेंट और इन्वेस्टिगेशन एग्जामिनेशन सब सेम है, इसमें भी सब कुछ सेम है। बस इसमें आप कॉमन रीजंस करना चाहें तो देख सकते हैं कि कॉन्जेनाइटली होता है ये, फिर ये सबसे फिर भी कॉन्जेनाइटली होता है, वैस्कुलर लीजन्स की वजह से, ट्रॉमा, एन्यूरिज्म, ट्यूमर्स, ये तो रेयर है लेकिन ये रीजंस कॉमन होती हैं, ठीक है। अब इसमें एक बात बस याद रखनी है कि ये जो है हेड टिल्ट तो सारों में होता है, हाँ हाई जब प्राइमरी गेज होती है ना उसमें हाइपरट्रोपिया हो रहा होगा। जैसे इस फिगर में देखें 22.15 ये वाली फिगर में अगर आप देखें तो इसमें प्राइमरी गेज में ये पेशेंट देख रहा है, तो इसकी जो ये है ना राइट आई उसमें हाइपरट्रोपिया हो रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ। हाइपरट्रोपिया मतलब ऊपर की तरफ देखता है ये, ठीक है। ये था प्राइमरी गेज। लेफ़्ट केस जब इस पेशेंट को करता है ना, जब वो लेफ़्ट केस करेगा तो उसका जो राइट हाइपरट्रोपिया है वो और भी ज़्यादा हो जाएगा। प्राइमरी गेस में जब लेफ़्ट वो गेस में देखेगा तो ज़्यादा हो जाएगा,
ठीक है। बाकी इसमें वही है, मसल्स आप ऑलरेडी बता सकते हैं, फोर्थ क्रेनियल नर्व सुपीरियर ओब्लीक को सप्लाई करती है ना, तो वो उसमें क्या होगा कि आपकी राइट डिप्रेशन होगी एडक्शन में, उसकी लिमिटेशन हो जाएगी, सही है। बाकी सब कुछ नॉर्मल होगा। अब ये बस एक एक्स्ट्रा बात थी इसमें, और इसमें एक ये थी कि डायग्नोसिस इसकी पार्क्स 3 स्टेप टेस्ट से करते हैं, ठीक है। ये BCQ आ सकता है इसमें कि पूछ सकते हैं कि फोर्थ क्रेनियल नर्व की डायग्नोसिस का मेन डायग्नोसिस किस तरह होती है, तो उसमें पार्क्स 3 टेस्ट करते हैं। डबल मेडॉक्स टेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मेन ये वाला है, पार्क्स 3 रेडॉक्स टेस्ट, ठीक है। अब ये हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस देखने के, अच्छा मैंने बताया था ना कि वर्टिकल डिप्लोपिया जो है वो 2 में हो रहा होता है। वर्टिकल डिप्लोपिया थर्ड क्रेनियल नर्व की पैल्सी में और फोर्थ में। तो ये जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस होगी ना, वो उनसे सेपरेट करना है आपको, मतलब उन डिजीज़ से सेपरेट करना है जिनमें वर्टिकल वो हो रहा होगा डिप्लोपिया। एक तो थर्ड नर्व की पैल्सी होगी, वो ऑलरेडी हमें पता है। फिर माइस्थीमिया ग्रेविस में भी हो सकता है, रिस्ट्रिक्टिव ऑप्थेल्मोपैथी में भी हो सकता है। अभी जो माइस्थीमिया ग्रेविस और रिस्ट्रिक्टिव ऑप्थेल्मोपैथी है ना, इनमें डिप्लोपिया दोनों में होता है, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन ट्रीटमेंट्स बिल्कुल सेम है। फिर आ जाता है हमारे पास 6 क्रेनियल नर्व, इसमें सब कुछ सेम है, आपको पता है ये लैटरल रेक्टस को सप्लाई करता है, तो फिर एबडक्शन में मुश्किल होगी, ठीक है। इसमें बस ये पता होना चाहिए कि ये हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया कॉज करता है, तो इसको हमें डिफरेंशिएट करना होता है उन डिजीज़ से जो हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया कॉज करती हैं। एक तो मैंने बता दिया माइस्थीमिया ग्रेविस और रिस्ट्रिक्टिव ऑप्थेल्मोपैथी, दूसरा हो सकता है कन्वर्जेंट स्पैज़म और डाइवर्जेंट पैरालिसिस, ये वाला याद रखें, और डुएन सिंड्रोम से भी डिफरेंशिएट करना होता है, ये भी याद रखें, ठीक है। बाकी सब कुछ इसमें बिल्कुल सेम है।